अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। वजीर आजम इमरान खान को इक़्तिदार संभाले 3.5 बरस से जायद का अरसा बीत चुका है और अब उनकी हुकूमत की आईनी मुद्दत में भी तकरीबन 16 माह से कम का अरसा बाकी रह गया है। लेकिन ऐसे में वजीर आजम इमरान खान की हुकूमत की ना कोई डायरेक्शन दिखाई दे रही है, ना कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जो फेदर इन द कैप जिसको कहा जाए, और साथ ही साथ अभी भी कैबिनेट के अंदर म्यूजिकल चेयर जारी है। एक बार फिर वफाकी दारुल हुकूमत के अंदर न्यूज़ इन द एयर के फिर कैबिनेट में रीशफल होगा। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद से कलमदान वापस लेने की बात हो रही है। वफाकी वजीर दिफा परवेज खटक से कलमदान वापस लेकर उनको कोई और कलमदान सौंपने की बात हो रही है। और ऐसे में फवाद चौधरी को भी कलमदान उनसे लेकर उन्हें दिफा का कलमदान देने की बात हो रही है। ऐसे में इमरान खान साहब की हुकूमत एट दिस पॉइंट इन टाइम भी डायरेक्शन लेस दिखाई दे रही है। लेकिन अभी इमरान खान साहब इस प्रेशर के अंदर भी जो बात बार बार कर रहे हैं, जो नारा बार बार लगा रहे हैं, वो है रियासत मदीना के क़याम का नारा। गुज़श्ता रोज़ भी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में जो इस्लाहात के नफाज से मुतालिक इफ्तिताही तकरीब हुई, उस तकरीब से खिताब करते हुए इमरान खान साहब का कहना था कि रियासत मदीना में भी हिजरत मदीना के बाद चैलेंजेस वही थे जो आज हुकूमत को फेस करना पड़ रहे हैं, वो भी कोई खुशहाली का दौर नहीं था। इस हवाले से इमरान खान साहब ने क्या कहा है, सबसे पहले ज़रा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। 622 में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना गए और पहले 5 साल बड़ी मुश्किल से उम्मत मुश्किलों का सामना करना पड़ा, सरवाइव किया, कोई खुशहाली नहीं थी। As was shown by the life of our prophet, because for 13 years he struggled, and a very tough struggle, and then when he did the hijrat to Medina, he didn't know that it would be the beginning of his rise, and even then in Medina for first 5 years it was a real struggle. ये सिर्फ अभी की बात नहीं है, बल्कि मुतअद्दिद मकामात पर और बारहा इमरान खान साहब रियासत मदीना का हवाला देते रहे हैं और वो कहते रहे हैं कि असल में उनका मिशन, उनका मकसद रियासत मदीना का क़याम है। और रियासत मदीना का नारा आज भी वो लगा रहे हैं। हिजरत मदीना के बाद के चैलेंजेस और आज उनकी हुकूमत को दरपेश चैलेंजेस का तकाबली जायज़ा भी लिया जा रहा है। अब आपको याद होगा कि मज़हब कार्ड का इस्तेमाल सियासत के अंदर कोई नई बात नहीं है और ना ही हमारे यहाँ ये मज़हब कार्ड इस्तेमाल किया जाता है, बल्कि दुनिया के अंदर मुख्तलिफ जो लीडर्स हैं, मुख्तलिफ हुकूमतों के अंदर मुख्तलिफ निज़ामों में अपनी हुकूमत को बचाने के लिए, इक़्तिदार को तूल देने के लिए मज़हब कार्ड इस्तेमाल करते हैं, रिलीजियस कार्ड खेला जाता है। लेकिन हमारे यहाँ सूरत हाल ये है कि इमरान खान साहब बारहा कन्फ्यूज़ दिखाई दिए हैं। कभी वो चीन के सिस्टम की मिसालें देते हैं, कभी ईरान के सिस्टम की बात भी करते हैं, कभी वेस्टमिनिस्टर सिस्टम की बात करते हैं। मुतअद्दिद मुख्तलिफ सिस्टम्स की मिसालें इमरान खान साहब कैसे देते रहे वो भी आपके सामने रखता है। मदीना के रियासत के असूलों पे चलेगा वो कौम उठ जाएगी। In particular, we are interested in the way since the revolution, the Iranian government increased. How we can benefit from the Iranian experience. पाकिस्तान का फ्यूचर है, अगर किसी मुल्क से भी हम सीख सकते हैं वो है चाइना। मदीना में क्या साबित किया? पहले उन्होंने फलाई रियासत बनाई, पहले रियासत के अंदर रहम आया, उन्होंने अपने कमजोर तबके की जिम्मेदारी ली। उन्होंने शुरू में पैसा तो था ही नहीं उनके पास, गरीब तरीन लोग थे, हिजरत करके ज्यादातर आए थे, कुछ भी नहीं था उनके पास। मदीना की रियासत में कानून की बालादस्ती पहले कायम की, खुशहाली नहीं पहले आई थी। आज 3.5 बरस बीत चुके हैं और 3.5 बरस बाद इमरान खान साहब वहीं पर खड़े हुए हैं जहां पर 2018 में खड़े थे, जहां बतौर ऑपोजिशन वो बयानात दिए देते थे। वज़ीर आज़म इमरान खान के बदलते बयानात, बेसम तसव्वुरात और कन्फ्यूजन का शिकार हिकमत अमली पर सवालात उठते हैं कि क्या पाकिस्तान और रियासत मदीना का तकाबली जायज़ा, ये कंपैरेटिव एनालिसिस ड्रॉ करना, ये दुरुस्त है? हुकूमती नाकामियों के बावजूद वज़ीर आज़म को इनकलाब का सूरज अपनी तमाम ताबनाकियों के साथ दमकता हुआ कैसे नजर आ रहा है? सवाल यह है कि हुकूमती नाकामियों पर रियासत मदीना के नारे के पीछे इन नाकामियों को क्यों छुपाया जा रहा है? क्या वज़ीर आज़म माजी के हुक्मरानों की रविश पर चल पड़े हैं? क्या वज़ीर आज़म के लिए मज़हब कार्ड सबसे ज़्यादा आसान है? क्या तहरीक इंसाफ मज़हब कार्ड इस्तेमाल करके अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है? और सवाल तो यह भी है कि क्या वज़ीर आज़म का रियासत मदीना के 5 साल का मवाजना दुरुस्त है? क्या वज़ीर आज़म 5 साल की नाकामियों का दावा करके अगले 5 साल की तैयारियों में दिखाई दे रहे हैं कि अगर उन्हें अगले 5 साल मिल जाएं तो शायद रियासत मदीना का जो तसव्वुर है उसको अमली शक्ल देने में वो कामयाब हों? क्योंकि माजी में भी वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुतअद्दिद मौके पर शिकवा किया था कि हुकूमत ये 5 साल नाकाफ़ी होते हैं, वो मज़ीद 5 साल की बात करते रहे। इलेक्शन है जो कि हमारी तैयारी है हर एरिया में, हर चीज जो हम बाहर से बैठ के देख रहे थे वो बिल्कुल मुख्तलिफ थी जब गवर्नमेंट आई। 1.5 साल तक हमें एक्चुअल फिगर्स का ही नहीं पता चल रहा था। मुल्क के मुस्तकबिल हैं वो कभी 5 साल की प्लानिंग से नहीं बनते। अब वज़ीर आज़म इमरान खान अगले 5 साल की बात करते हैं, वो कहते हैं कि 5 साल की प्लानिंग से कुछ नहीं हो सकता, कम से कम 10 साल मिलने चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान
रियासत मदीना की मिसालें देते हैं और अपनी हुकूमत का मवाजना रियासत मदीना से करते हैं। पाकिस्तान की मौजूदा सियासी और रियासती सूरत हाल का मवाजना रियासत मदीना के साथ किसी भी सूरत में मुनासिब अमर दिखाई नहीं देता है, क्योंकि तहरीक इंसाफ के पास ना तो वो क़यादत है और ना ही पाकिस्तान के हालात उस वक्त जैसे हैं। यहाँ माली करप्शन के साथ साथ अखलाकी करप्शन भी उरूज पर है, जबकि रियासत मदीना की रियाया और हुक्मरान अखलाक की महराज पर थे, जबकि उनकी अमानत और दयानत की मिसालें दुश्मन भी दिया करते थे। वज़ीर आज़म उस रियासत मदीना की मिसालें पेश करते हैं जहाँ इंसाफ का बोलबाला था, लेकिन पाकिस्तान में वज़ीर आज़म के नोटिस के बावजूद गरीब इंसाफ को तरसता है। रियासत मदीना में नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पूरी कायनात के लिए मशअल राह है, जिन्होंने अवामी हुकूक के लिए लाजवाल चार्टर पेश किया, जहाँ अमीर व गरीब एक ही सफ़ में होते थे, जिन्होंने गुलामी का तसव्वुर ख़त्म किया, जिन्होंने मवाक़ात मदीना और मिसाक मदीना जैसे लाजवाल मुआहदे किए। लेकिन मौजूदा दौरे हुकूमत में वज़ीर आज़म के चारों अतराफ अशराफिया को हजूम रहा। वो रियासत मदीना जहाँ अबू बकर सिद्दीक का घर का सारा सामान अवामी फलाह के लिए पेश किया जाता है, लेकिन तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में मालियाती स्कैंडल्स आए, हुकूमती अफराद ने माल बनाया और गायब हो गए। रियासत मदीना में तो खलीफा वक्त की उजरत के मुताबिक मजदूर की उजरत मुकर्रर की गई, मगर नए पाकिस्तान में वज़ीर आज़म की तनख्वाह बढ़ाई गई। इसके बावजूद वज़ीर आज़म ने दावा किया कि उनका गुजारा इस तनख्वाह में नहीं होता। रियासत मदीना में हज़रत उमर जैसे खुलफा थे जो रातों को रियाया की खबर गिरी करते थे, मगर नए पाकिस्तान में वज़ीर आज़म अवाम की आवाज़ बनने पर मीडिया को तनकीद का निशाना बनाते रहे कि मीडिया कैमरे लेकर अवाम के सामने पहुंच जाता है। रियासत मदीना में हज़रत उस्मान गनी जैसे सखी थे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर शौकत खानम के पैसे सियासत पर लगाने के इल्ज़ामात हैं। रियासत मदीना में खलीफा वक्त हज़रत अली के खिलाफ काजी ने फैसला दे दिया, मगर पीटीआई हुकूमत में फॉरेन फंडिंग केस पर इल्तवा, बीआरटी और मालम जब्बा स्कैंडल्स पर इल्तवा मांगा गया। अदालतों में पेशी और सबूत से ज़्यादा इल्तवा की कोशिशें की गई। रियासत मदीना में उमर बिन अब्दुल अजीज़ जैसे हाकिम भी रहे कि जिनकी औलाद प्याज खाने पर मजबूर थी, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में शाहाना अंदाज वज़रा के लिए गाड़ियों की खरीदारी, वज़ीर आला हाउस की तज़ीन व आराइश पर करोड़ों लुटाए गए। वज़ीर आज़म के हालिया बयानात बज़ाहिर रियासत मदीना उनकी सियासत दिखाई देते हैं। इसी मामले पर बात करेंगे इस वक्त सीनियर मजहबी स्कॉलर, सीनियर तजियाकार जस्टिस रिटायर्ड नज़ीर गाजी साहब प्रोग्राम नूर सहर के मेज़बान भी हैं, हमारे साथ मौजूद है, जबकि वज़ीर आज़म के नुमाइंदा खुसूसी बराए मजहबी हमंगी अल्लामा ताहिर अशरफी साहब ने भी ज्वाइन किया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों की प्रोग्राम में तशरीफ़ आवरी के लिए। सबसे पहले नज़ीर गाजी साहब का रुख करते हैं। सर, ये फरमाइएगा कि हज़रत मदीना के बाद के चैलेंजेस और आज वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत को जो चैलेंजेस दरपेश हैं, क्या उनमें कोई मुमासलत देखते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेहान साहब, आपने बहुत खूबसूरत इंट्रो दिया और आपने समेट दिया वो सारे 10 साल जो दौर था, बल्कि 23 साल दौर जो है वो आपने समेट दिया अपनी गुफ्तगू में। मैं इसको बारहा कह चुका हूँ मुख्तलिफ चैनल्स पे भी, अपने प्रोग्राम में, चैनल 24 नूर सहर में, कि ये ख़ास गुस्ताखी है, इस पर तौबा करनी चाहिए। हमारे ऊपर ये जो अजाब आ रहे हैं उसकी वजह एक ये भी है कि रियासत मदीना कहना, रियासत मदीना कायनात में एक ही थी जिसके सरवरा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके खुलफाए राशिदीन थे। ये जहालत में मबनी बात है कहना हम इसको रियासत मदीना बनाएंगे, मजाक बना दिया लोगों की निगाह में। रियासत मदीना कौन सी रियासत थी कि 274 मुरब्बा मील वो रोज़ फैली है 10 साल के अरसे में, और वो नई कायम हुई थी। यकीनन मुश्किलात थी, पूरी दुनिया उनकी दुश्मन थी। यहाँ तो 75 साल हो गए रियासत बने हुए, और ये रियासत जो थी बजाय बढ़ने के ये कम हो गई। रियासत मदीना वो थी जहाँ रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जान हज़रत अब्बास कहते हैं मुझे फ़लाँ जगह अपॉइंट कर दें। आपने फरमाया मैं आपको आपके नफ्स का हाकिम, अपनी जान का जो है वो बनाता हूँ ऑफिसर, आपको मैं अपॉइंट नहीं करूँगा। वहाँ कोई ये जो फेवरटिज़म की कहीं बात नहीं थी। और यहाँ पे तो जो नाहल लोग हैं उनको पकड़ के, मैं नाम नहीं लेता, सूबाई सतह पे आप देख लें लोग मजाक उड़ाते हैं किन लोगों को बनाया हुआ है। आप इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के मेंबरान को देखें, शर्म आएगी आपको। आप देखें ये जो रोयत हलाल कमेटी का चेयरमैन पाकिस्तान का सबसे पढ़ा लिखा दीन था, उसको हटा के किसको लगाया है? नाखानदा लोगों को ऐसे ऐसे मुनासिब लगाए गए। बनी इसराइल तबाह कैसे हुए थे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया वो नाहल लोगों को जो थे मुकर्रर करते थे। कुरानी हुक्म की खिलाफ वर्जी हो रही है मुसलसल। कुरान में हुक्म तउद्दुल अमानात इला अहलिहा, अमानतें जो लोग अहल हैं, जो कॉम्पिटेंट हैं, उनके सुपुर्द करो। पाकिस्तान में नाहल लोगों को जो है अमानतें सुपुर्द की जाती हैं। आप वज़रा का हाल देखें, अखलाकी तौर पे हमारी क्या हालत है। रियासत मदीना जब बनी थी
तो उन्होंने पहले दिन ही अल्लाह से जंग और अल्लाह के रसूल से जंग ख़त्म कर दी थी। जो सूद का निज़ाम था उसको ख़त्म कर दिया गया था। यहाँ पे क्या हाल है, वो चंद थे, चंद 100 लोग थे, दुनिया भर की ताकतों से मुकाबला किया। 2 सुपर पावर उस वक्त जो थी वो 10 साल के अरसे में ढेर हो गई। किस लिए? उनके किरदार की बुलंदी थी। यहाँ वही लोग जिनको कल तक हुक्मरान कहें ये डाकू हैं, ये चोर हैं, मैं इनको चपड़ासी नहीं लगाऊंगा इक़्तिदार में आके, मैं गवर्नर हाउस ख़त्म कर दूंगा। ये जो हज़ार कनाल पे महल बने हुए हैं, 3-3 हज़ार कनाल पे महल है, इसको ख़त्म करूंगा। कोई एक बात है जो पूरी हुई हो? मफादात के टकराव की भरमार है, वादों और दावों के बरखिलाफ चीजें होती है। ये फरमाइएगा, हालिया बयान में जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा कि 622 हिजरी के बाद जो हिजरत मदीना का हवाला देते हैं कि उसके बाद जो है वो कोई खुशहाली का दौर नहीं था, क्या ये कहना को मुनासिब खबर होगा कि नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रियासत जो है वो कोई खुशहाल रियासत नहीं थी या खुशहाली का दौर नहीं था, या उसको इस तरह से? वो तो बड़ी खुशहाल रियासत थी, वो तो बड़ी खुशहाल। वहाँ रात को बहुत कम अरसे में, देखें ना, यहाँ 75 बरस हो गए, अभी तक लोग भूखे मर रहे हैं। आप देखें महंगाई कितनी हो गई। रियासत मदीना में तसव्वुर नहीं था होर्डिंग का। यहाँ चीनी, यहाँ पे आटा, पहले जो है उसके पीछे या उसके पीछे हुक्मरान तबका या हुक्मरानों के दोस्त जो हैं वो पहले बाहर भेजते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, फिर वो काबुल से इंपोर्ट करते हैं। ये किसको नहीं पता। रियासत मदीना में जो था, दयानत का जो था, और वो ग्राफ कहाँ पे गया था? पूरी दुनिया उनकी दयानत की मिसालें, उसमें हर शख्स जो था अमानतदार था, दयानतदार था। सादिक व अमीन पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी भी सादिक व अमीन थे। यहाँ साथी कौन है? आप देखें, जिनको आप कल तक डाकू चोर कहते रहे। 140 नंबर पे हम बेईमानों की लिस्ट में आ गए हैं, और जापान जो है वो नंबर 1 पे, हम 140 पे हैं। और जब से 3.5 साल में आप देखें हम कहाँ आ गए हैं। और क्या रियासत मदीना का जो था स्टेट बैंक, वो किसी गैर मुस्लिम के कब्जे में दे दिया गया था, IMF को दे दिया गया था। यानी हमें तो वो दोबारा ये पाकिस्तान ऐसे लग रहा है जैसे ठेके पे दे दिया गया हो। ये जो आज़ादी मिली थी ये फिर हमें गुलाम बना दिया गया है। वो किसी ने कहा था कि बेवजह तो नहीं है चमन की तबाहियाँ, कुछ बाग़बां हैं बरको शरर से मिले हुए। कितनी महंगाई हो गई। आप देखें पेट्रोल कितना महंगा हो गया, आप देखें ये जो है गैस कितनी महंगी हो गई। गरीब आदमी के चूल्हे बुझ गए, लोग रो रहे हैं। का मलबा निज़ाम इंसाफ पर डाला जाता है, कुछ चंद अनासर के ऊपर डाला जाता है। रियासत मदीना का लफ्ज नहीं कहा जा सकता। रेहान, मैं दोबारा अर्ज करूं, रियासत मदीना एक ही थी। रियासत मदीना वो थी जिसमें सरबराह ममलकत को शहद की ज़रूरत पड़ गई तो उन्होंने पूरे मस्जिद नबवी में सारे लोगों को बुलाया, उनसे इजाज़त दी कि मुझे हकीम ने कहा है शहद, तो मैं शहद इस्तेमाल कर लूँ, मैं अपने वसाइल से शहद नहीं खरीद सकता। सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा जब घर आते हैं, इतनी बड़ी रियासत के सरबराह हैं, और उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला ने आपकी साहबजादी जो हैं वो पराठे के ऊपर उन्होंने घी की रोटी पकाई है ऑलिव ऑयल से, और उसके ऊपर शहद लगाया हुआ है। आपने कहा ये कहाँ से अफोर्ड हुआ? उनका फ़लाँ जगह का जो डिप्टी कमिश्नर था उसने ये दोनों चीज़ें तोहफे भेजी हैं। आपने उसी वक्त बैतुल माल के सरबराह को बुला के कहा कि भाई ये 2 चम्मच मेरी बेटी ने घी इस्तेमाल किया है, 2 चम्मच शायद इसके कितने पैसे बनते हैं, ये मेरे रोज़ीने मेरी तनख्वाह में से काट लो। यह है रियासत मदीना। आपने खुद मिसाल दी, रियासत मदीना के सरबराह जो हैं वो रातों को जाते हैं, और वो बुढ़िया के घर जब जाते हैं तो कहते हैं कि आपने सरबराह ममलकत को बताया था कि आप भूखी हैं, आपके पास सामान नहीं है। उसे कहा ये उसका काम है, वो क्यों हुक्मरान बना है अगर उसको पता नहीं। यहाँ मरी में जो अभी क़यामत गुजरी है वो कितने मील दूर है जी, इस्लामाबाद से मरी, वहाँ बैठे हुए बंदे मर रहे हैं। वो क्या थे? वो इंसान नहीं थे। इस तरह के आज कल जो है हमारे फौजी शहीद हुए हैं 10। ये क्या लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है? करप्शन है, करप्ट लोग हुकूमत में हैं, नालायक लोग, नाअहल लोग। आप बाकी तो छोड़ें, मेरा लॉ से भी ताल्लुक़ है। आप लॉ ऑफिसर की लिस्ट इनसे ले लें कि वो किस तरह फेवरेटिज्म, किस तरह नालायक लोगों को भर्ती कर लिया हुआ है। आप हैरान हो जाएंगे। हर जगह जो है वो फेवरेटिज्म है, बाहर से लोग इंपोर्ट किए गए, नॉन इलेक्टेड लोगों को मुल्की किन ग्राउंड्स पर ये दावे किए जाते हैं? क्योंकि वज़ीर आज़म के नुमाइंदा खुसूसी बराए मज़हबी अमूर अल्लामा ताहिर अशरफी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया हज़रत आपके वक्त। ताहिर अशरफी साहब देखिए, जी मैं जरा एक फिक्र इजाज़त। ताहिर अशरफी साहब वो कमोडिटी जो जनरल मुशर्रफ को भी अवेलेबल हैं, जो नवाज शरीफ को भी अवेलेबल हैं, जो इनको भी अवेलेबल हैं, वो जो है वो ताहिर अशरफी साहब जो है वो हर
सर बहुत 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 शुक्रिया ताहिर अशरफी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर सबसे पहले तो फरमाइएगा कि रियासत मदीना के उस वक्त के चैलेंजेस और आज की हुकूमत के चैलेंजेस, क्या ये ममासलत, ये कंपैरिजन ड्रॉ करना इज इट जस्टिफाइड? देखिए, गुजारिश ये है कि अगर आपको रियासत मदीना बनाना है तो फिर आप रियासत मदीना की ही बात करेंगे ना। अगर आपने अपने मुल्क को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बनाई हुई रियासत के तर्ज पर डालना है तो फिर मिसाल उन्हीं की दी जाएगी, फिर मिसाल और किसकी देंगे आप, मुझे बताइए। देखिए हजरत, मिसाल जरूर दी जाए, लेकिन एक तरफ रियासत है, दूसरी तरफ सियासत है। यहाँ पर तो इंप्रेशन यही है ना कि इमरान खान साहब ऑब्वियसली पॉलिटिक्स कर रहे हैं। उस वक्त का मिशन और उस वक्त का चैलेंज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो पॉलिटिक्स तो नहीं थी सर। देखिए, गुजारिश ये है कि आपको किसने कहा है कि दीन जो है वो सियासत से अलहदा है। आपने इकबाल को पढ़ ले आप। सियासत और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में बतौर सिपा सलार भी बैठते थे, बतौर सियासतदान भी बैठते थे, बतौर जो है मुअल्लिम भी बैठते थे, बतौर नबी भी बैठते थे, बतौर ताजर भी थे। तो हमारा जो दीन है, हमारी सियासत दीन के ताबे है। इस्लाम में सियासत कोई अलहदा अमल नहीं है। तो ये तो इस्लाह कार और निज़ाम हुकूमत, खिलाफत राशिदा का जो निज़ाम था, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा की जो रियासत बनाई और खुलाफाए राशिदीन ने चलाई, तो उसे आप क्या कहेंगे। लिहाजा जो हमारे मुल्क के अंदर सियासत है, या हमारे मुल्क के अंदर सियासत जिसको कहा जाता है, बदकिस्मती से हमारे यहाँ 75 सालों में सियासत के नाम पर जो कुछ हुआ है उसका इस्लामी सियासत से या रियासत मदीना से कोई ताल्लुक तो नहीं है। लेकिन मेरा एक सवाल है कि 75 सालों के अंदर तमाम हुक्मरानों ने ये बात की कि जी किसी ने कहा खुदा की जमीन पर खुदा का निजाम, किसी ने कहा कि हम शरीयत बिल को नाफिज करेंगे, किसी ने कुछ कहा। अगर इमरान खान जो है मदीना मुनव्वरा की तरफ की रियासत की बात करके वो उन्होंने उस पर अमली इक़दाम, ये बड़ी खूबसूरत बात कर रहे हैं आप हजरत। देखिए 75 सालों के अंदर जो कुछ हुआ, बिल्कुल दीन का नाम इस्तेमाल हुआ, मजहब कार्ड के जरिए से अपना वोट बैंक बढ़ाने की कोशिश की गई। जो 75 साल से हो रहा था वो रियासत मदीना नहीं थी। आज जो कुछ हो रहा है, क्या कहना अपनी जगह पर अमली इजहार उसका दिखाई देता है? कोशिश जो है इमरान खान साहब ने रोज अव्वल से उसकी कोशिश की। आज आप देख लीजिए, रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी उन्होंने बनाई, इस्लामी नजरियाती कौंसिल को कहा कि अपनी सिफारिशात दे, और उसके ऊपर जो है वजारत कानून को कहा। बाकी चीजें जो है तो कुछ स्टेप तो उठाए जा रहे हैं। रियासत मदीना एक फलाही रियासत थी, आज ये सेहत कार्ड क्या है? हर शख्स की सेहत का ख्याल जो है ये रियासत मदीना का ही तस्वुर है ना, और किसका है? जी बिल्कुल हजरत, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन रियासत मदीना में कोई करप्शन 140वें नंबर पर हम नहीं थे, खुदा ना खास्ता। मतलब उस वक्त खुलफाए राशिदीन थे, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु, जिनके बारे में परवाने को चराग है, बुलबुल को फूल, बस सिद्दीक के लिए खुदा का रसूल बस, जो सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल को घर छोड़ आते हैं। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता, मफादात का टकराव उस रियासत के अंदर नहीं होता। यहाँ पर तो माफियाज दर माफियाज हैं, कोई चीनी माफिया है, कोई गंदम माफिया है, यूरिया खाद की होर्डिंग होती है। हर सेक्टर के अंदर में इस तरह के लोग दिखाई देते हैं और हुकूमत की नाक के नीचे हैं और राइट लेफ्ट ही हैं हजरत, अनफॉर्चुनेटली। आप मुझे मेहरबानी करें, 1 महीने के लिए रियासत मदीना वाला निजाम अदल, रियासत मदीना वाला सिस्टम दे दें। अगर इमरान खान 1 महीने में पाकिस्तान को रियासत मदीना की तर्ज पर न डाल सका तो हम आपके मुजरिम होंगे। यहाँ माफियाज जो हैं वो चीनी ले जाते हैं 80 रुपए से 150 रुपए के ऊपर, और आपको हुक्म ये आता है कि जनाब इस पर स्टे है, आप छापा मार के जिसमें जखीरा अंदोजी की हुई है आप उसको छेड़ भी नहीं सकते हैं। FTR में जरा पता करें कितने 100 अरब के मामला के ऊपर स्टे पड़े हुए हैं। रियासत मदीना बनाने के लिए हर फर्द को कुर्बानी देनी है, और यहाँ पर आपका रेडी वाला जो है वो आप जाए ना उसे कहें कि ये अच्छे वाला सेब मुझे खरीदना है, तो वो जो पैसे लिख के लगाए होंगे उसमें वो कहेगा कि जनाब इससे डबल दें मुझे, और आप मुंह दूसरी तरफ करेंगे तो वो उसके अंदर जो है वो जो कम क्वालिटी का होगा वो। जी आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, और यही तो मैं गुजारिश कर रहा हूं कि ये कंपैरिजन ही जायज नहीं है। कहां वो लोग और कहां हम खाक नशीं। यही तो बात है करने वाली कि भाई क्या
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले जो मुआशरा था वो मुआशरा भी इसी तरह जाहिलियत के मुआशरे की तरह था। वहाँ बच्चियां जिंदा दरगोर होती थी, वहाँ बच्चियों को तालीम नहीं दी जाती थी। आज जिस तरह हमारे यहाँ बहुत सारे इलाकों में बच्चियों को तालीम नहीं दी जाती, जहेज की रस्म की वजह से बच्चियां घरों में बैठी हुई हैं, तालीम नहीं है, सेहत नहीं है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रियासत मदीना कायम की, एक मुआशरे को कायम किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान उस तरफ जाना चाहता है। चाहिए तो ये मेरा एक सवाल है कि इमरान खान तो पिछले 22 साल से पहले दिन से ये कह रहा है कि रियासत मदीना मैंने बनानी है। कितने कौन से मुआशरे के तबकात, दीनी तबके समेत जो आके खड़े हुए हों, चाहिए खान साहब बिस्मिल्लाह कीजिए, हम आपके साथ खड़े होते हैं, आप बनाइए पाकिस्तान को मदीना मुनव्वरा की तरफ की रियासत। तो फिर हज़रत दीनी तबके की एक बड़ी सियासी जमात का आलम तो ये है कि वो कभी उसे यहूदी बना देते हैं, कभी उसे मजूसी बना देते हैं, और कभी कहते हैं ये इलेक्शन धांधली ज़दा है, और फिर उसी असेंबली से जो है सदर का वोट भी मांगते हैं, और बाकियों का भी ये हाल है। क्या अगर रियासत मदीना होती तो ये जो चपरासियों से और जो है अपना शक्तियों से करोड़ों अरबों बरामद हो रहे होते हैं, इनके केसों पर जो है 25-25 तारीखें जो है मेडिकल पेश होते। हज़रत मेरा आपसे बड़ा सादा सा सवाल है, इमरान खान को अगर अगले 5 साल मिल जाएंगे तो क्या रियासत मदीना बन जाएगी? बिल्कुल, इमरान खान साहब को अगर जिस तरफ वो चले हुए हैं इंशाअल्लाह ताला वो रियासत मदीना के तरफ के ऊपर रियासत बनेगी। हमारा निजाम देखिए, अभी निजाम अदल आपका 75 साल से पड़ा हुआ था। ये जो फौजदारी इस्लाहात कल ऐलान किया गया है, क्या हर पाकिस्तानी से जाके पूछें जिसका मुकदमा है अदालत में, उसके दिल में ठंडक नहीं आई है? आज आपके यहाँ आप चलिए कचहरी के अंदर, पता चलेगा 20-20 साल से केस पड़े हुए हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। हमारे दोस्त हसन वसीम अफजल साहब से फौत हो गए, अल्लाह ताला उनको बड़ी जन्नत दे, उनके गुनाह माफ करे। उन्होंने एक हमारे सियासतदान का एक केस का बताया कि 160 मरतबा मेडिकल अदालत में पेश किया गया। तो रियासत मदीना की अदलिया आप दे दें इमरान खान को, अगर 1 महीने के अंदर आपको तब्दीली नजर ना आए तो हम मुजरिम हैं। नहीं, अब एक तरफ वो निजाम है जो 75 साल से देखिए, चल रहा ये है, सारे का सारा मलबा हजरत सिर्फ अदलिया पे डालकर अगर दामन छुड़ाया जाएगा तो ये जस्टिफाइड है। लोग भी यही रहेंगे, सिस्टम भी यही रहेगा, सब लोग इसी तरह से। तो अगले 5 साल में इमरान खान रियासत मदीना कैसे बना लेंगे? सर मेरा बड़ा सादा सा सवाल है। सुन लें, गुजारिश ये है, मैं खाली अदलिया की बात नहीं कर रहा, मैं तो पूरे निजाम अदल की बात कर रहा हूँ। मेरे जज ने तो उसी निजाम के अंदर रह के फैसला करना है ना। मेरे इमरान खान ने इसी सिस्टम में रह के फैसले करने हैं। जब तक ये सिस्टम नहीं बदला जाता, और उसके लिए 2/3 अक्सरियत की जरूरत है, उसके लिए असेंबली और सेनेट के अंदर आप मुझे देखिए, ये वही अपोजिशन जो कहती है कि हम जनाब अदम एतमाद ला रहे हैं। सेनेट में इनके पास अक्सरियत थी, बाहर ये शोर कर रहे हैं कि जी स्टेट बैंक का जो बिल है ये तो बड़ा पाकिस्तान लुट जाएगा, ये हो जाएगा। और जब सेनेट में वो बिल जाता है तो आधी अपोजिशन ही गायब हो जाती है और वो बिल पास हो जाता है। तो मेरे भाई बात ये है कि इमरान खान मुनाफिकत नहीं करता, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो हजरत आपके पास मेजॉरिटी तो है, जैसे आपने कहा कि आपने सेनेट में भी बावजूद इसके कि अकलियत थी आपने बिल मंजूर करा लिया, तो फिर कानून साजी में हर्डल क्या है आपके लिए? फिर निजाम तब्दील करने में क्या हर्डल है? आप मेरे अपने अल्फाज को मेरे अल्फाज बना के ना डाले। मैंने ये नहीं कहा हमने मंजूर करा लिया, मैंने ये कहा कि उस अपोजिशन से पूछो जो रोज कहती थी कि ये जनाब स्टेट बैंक बेच दिया, आज जब उनके पास मौका था तो वो क्यों भाग गए, वो क्यों चले गए? ये साथ दें निजाम अदल की इस्लाह के लिए, ये साथ दें पुलिस के निजाम की इस्लाह के लिए, ये साथ दें इमरान खान का जो है मुल्क के अंदर जो रिश्वत है, जो करप्शन है, उसके खात्मे के लिए। फिर इमरान खान जो है वो अगर 1 माह के अंदर भी तब्दीली ना ला के दिखाए, मुझे आप बता दीजिए इमरान खान के लोगों के ऊपर नायब ने जब बुलाया, अब्दुल अलीम खान जाके पेश हुआ कि नहीं हुआ? अपना उसका साथी जो उसका सेक्रेटरी जनरल था, जब ये चीनी का मामला आया जहांगीर तरीन, उसके ऊपर इंक्वायरी कमेटी बनी कि नहीं बनी? लेकिन वो नतीजा केस साबित नहीं हुई सर। फॉरेन फंडिंग केस गुज़श्ता 7 साल से चल रहा है। एक यही तो हम कह रहे हैं मेरे भाई, साबित नहीं हुई तो ये तो और इमरान खान को सलाम पेश करना चाहिए कि उसने अपना करीबी तरीन साथी कुर्बान कर दिया जब सिर्फ उस पर इल्जाम लगा। और यहाँ तो जनाब चपरासियों के अकाउंटों से 1.25-2 अरब रुपए निकल रहे हैं और अदालत में तरीखे हो रही हैं।
क्या कोई पूछ सकता है कि मकसूद चपड़ासी के पास पैसे कहां से आए हैं? कोई पूछ सकता है इस मुल्क के अंदर के ये बड़े बड़े हजरत लास्टली सिर्फ ये फरमाइएगा कि फतेह मक्का के ऊपर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप माफी का ऐलान कर दिया था, जिस वक्त इमरान खान साहब ने मेडन स्पीच की थी और कहा था कि हम कोई सियासी इंतकाम का निशाना किसी को नहीं बनाएंगे, लेकिन इन 3.5 बरस के अंदर हम ये देख रहे हैं कि चुन चुन कर लोगों को केसेस बनाए गए, जेलों में डाला गया, और वो भी बनाए जो नहीं बनते थे शायद। तो क्या ये रियासत मदीना का उसूल है? तो ये है कि इमरान खान की किसी के साथ जाती दुश्मनी तो नहीं है, और अगर किसी ने गलत केस बनाया है तो वो जवाबदेह होगा, उसका वो जरूर उसको जवाबदेह होना चाहिए। अब मुझे ये बताइए, ये जो आपके यहाँ मुकदमात पड़े हुए हैं अदालतों के अंदर, और आपके यहाँ अरबों रुपए के जो मामलात हैं, आप इसको कहाँ ले जाएंगे? आपके इस मुल्क का 3 मरतबा वजीर आजम रहने वाली शख्सियत जो है वो जाता है इलाज के लिए। आप वहाँ माशाल्लाह मियाँ साहब बेहतरीन है, हालत सेहत में फिर रहे हैं, नजर आ रहे हैं, रेस्टोरेंटों में हर जगह जा रहे हैं, और उनके भाई यहाँ जामन बने थे और आपको कहते हैं जी हम नहीं आएंगे, वहां से सियासत करेंगे। तो आप कह रहे हैं कि इन सारे हालात में जो 75 साल से बिगड़े हुए हालात है, जो सिस्टम बिगड़ा हुआ है, इस बिगड़े हुए सिस्टम के साथ इमरान खान जो है ना वो बस एकदम आंखें बंद कर। फिर मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं कि इन हालात में तो रियासत मदीना का नारा और दावा महज ख्वाब ही हो सकता है। फिर नहीं, ख्वाब नहीं होगा। इंशाअल्लाह पाकिस्तान का मुकद्दर और नसीब रियासत मदीना है, और ये आज नहीं तो कल ये जरूर बनेगी, क्योंकि इसकी बुनियाद ही इस बुनियाद पाकिस्तान कायम क्यों हुआ था, पाकिस्तान का नारा क्या था। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना से पूछा गया कि आपका मंशूर दस्तूर क्या है, तो कायदे आजम ने कहा हमारा मंशूर दस्तूर 1350 साल पहले आ गया हुआ है। पाकिस्तान का मुकद्दर रियासत मदीना है। गलतियां होती हैं, गलतियां होंगी जब आप काम करेंगे, लेकिन जब तक ये निजाम कौम को चाहिए, और कौम और ये जितने लोग हैं बातें करते हैं सबके मंशूर निकालें। आप, मैं आपको कहता हूं, आप इस पर एक प्रोग्राम अलहदा रख लीजिए, और मुस्लिम लीग, पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा सबके मंशूर लाए। सबके मंशूर में है कि हम इस्लामी निजाम को नाफिज करेंगे। जी, सबने कहीं ना कहीं मजहब का नारा लगाया है, बिल्कुल। और उसके बाद होता क्या है वो भी आपको पता है। बहुत बहुत शुक्रिया। हाफिज ताहिर अशरफी साहब हमारे साथ मौजूद थे। जस्टिस रिटायर्ड नज़ीर गाजी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। अब वी हैव टू टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक, मुख्तसर सा वक्फा लेते हैं, और वक्फे के बाद जब आएंगे तो सेनेट के अंदर भी स्टेट बैंक तरमीमी बिल पास हो गया है। ऑपोजिशन को एक और नाकामी का सामना करना पड़ा है, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक। ऑपोजिशन का एहतजाज काम आया, कौमी असम्बली में हंगामा आराई, और न ही हुकूमती कानून साजी रोकने के दावों ने कोई असर दिखाया है। कौमी असम्बली के बाद सेनेट में भी हुकूमत ने ऑपोजिशन को शिकस्त दे दी है। ऐवान बाला यानी सेनेट में स्टेट बैंक का तरमीमी बिल मंजूर कर लिया गया है। बिल के हक में 43 जबकि मुखालिफत में 42 वोट पड़े। सेनेट के इजलास में स्टेट बैंक तरमीमी बिल पर रायशुमारी हुई। रायशुमारी के दौरान उस वक्त दिलचस्प सूरत हाल पैदा हुई जब दोनों तरफ 42 वोट पड़े। ताहम इसके बाद चेयरमैन सेनेट ने अपना कास्टिंग वोट इस्तेमाल किया और वो हुकूमती हक में वोट देते हुए इस बिल को मंजूर करा लिया गया। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ऑपोजिशन की तरफ से जो कायदे इस बेख्तलाफ है सेनेट में, यूसुफ रजा गिलानी साहब वो ईवान से गैर हाजिर है। दूसरी जानिब सेनेटर जरका तैमूर साहिबा जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, वो व्हील चेयर पर भी इजलास में शिरकत के लिए पहुंच गई। रहमान मलिक साहब का मैसेज आया है और वो ये कह रहे हैं कि मेरे लिए दुआ की अपील करें। उनकी हालत बड़ी क्रिटिकल है, वो आईसीयू के अंदर है और आईसीयू में होने की वजह से वो इजलास में शिरकत नहीं कर सके। तो हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला उनको जल्द अज जल्द सेहतियाब करे। लेकिन ऑपोजिशन के लिए भी सूरत हाल बड़ी क्रिटिकल हो गई है और हुकूमत ऑपोजिशन को आड़े हाथों ले रही है। फवाद चौधरी साहब इस पर क्या तबसरा फरमाते हैं वो आपके सामने रखता है। जो ये बिल है उसने ये इंश्योर किया है कि जो पाकिस्तान में जो स्टेट बैंक है वो एक आज़ाद इदारा होगा। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का शुक्रिया कि आज उन्होंने जो है वो इनडायरेक्टली इस बिल के मंजूरी में जो है वो हुकूमत का साथ दिया, और पीपल्स पार्टी का भी ज़ाहिर है शुक्रिया अदा करना बनता है कि अगर उन्होंने इस तरह से मुल्क के मफाद में ये फैसला किया है। तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि ये अपोजिशन का कोई पता नहीं, एक दिन कुछ होते हैं, दूसरे दिन कुछ होते हैं। इसी पर बात करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखने वाले सेनेटर आजम नज़ीर तारड़ साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम आजम नज़ीर तारड़ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कौमी असम्बली के बाद बिलाखिर सेनेट में भी ऑपोजिशन को शिकस्त खाना पड़ी सर।
अगर आप इसे शिकस्त कहते हैं तो हम मान लेते हैं जी। बात यह है कि सेनेट में रात 11:30 बजे इन्होंने चोर दरवाजे से एजेंडे नहीं बिल शामिल। सूबों की सेनेट है, इस जगहों से लोगों ने आना होता है। उसके बाद सुबह सबके सामने है कि जब टाइम के ऊपर वो कॉल हुआ बिल का, जब नंबर आया तो वजीरे खजाना उठ के चले गए क्योंकि उनके वोट कम थे। फिर दोबारा आधे घंटे बाद हाउस एडजर्न कर दिया गया। फिर जब वोट पड़े तो वोट टाई हुए और चेयरमैन साहब के कास्टिंग वोट से हुकूमत को ये जीत नसीब हुई। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि हुकूमत किस बात के भंगड़े डाल रही है। ये तो उनका काउंटडाउन शुरू है। और अगर आप देखें तो सेनेट में जो नंबर है वो यही नंबर है कि अपोजिशन को 2 वोटों की अददी अक्सरियत हासिल है। ये कोई अपोजिशन के पास वहां पे कुछ 10 वोटों की या 20 की बर्तरी नहीं है, 51-49 है प्रैक्टिकली जो है। सर अल्टीमेटली दे हैव मैनेज्ड टू पास द बिल। अल्टीमेटली तो जो स्टेट बैंक का तरमीमी एक्ट था वो तो पास हो गया सेनेट से। मतलब ये तो अल्टीमेटली इस पे तो हुकूमत सेलिब्रेट करेगी। और सेनेट में खुद ऑपोजिशन लीडर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ यूसुफ रज़ा गिलानी साहब भी मौजूद नहीं थे। मतलब एक ऐसे मौके पर जब ये पता है कि सेनेट इजलास चल रहा है और उसके अंदर ये तरमीम आएगी, ये बिल उसमें ज़ेरे बहस आएगा, ऐसे में होना चाहिए था कि अरकान मौजूद रहते कम से कम वफाकी दारुल हुकूमत के अंदर। देखिए, मैं यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की गैर हाजिरी पे इसलिए कमेंट्स नहीं करूंगा कि मेरा मामले से किसी हद तक दिल वास्ता ताल्लुक रहा है। मेरा इस पे कमेंट करना बनता नहीं है। उन्हें बिल्कुल होना चाहिए था, ये उनके लिए मुनासिब है कि वो इसका जवाब दें। लेकिन मैं जो बात आपसे कर रहा हूं कि अगर हुकूमत ओछे कंडे इस्तेमाल करके रात की तारीकी में चोर दरवाजों से इस तरह की लेजिस्लेशन को एजेंडे पे डालेगी और फिर टाई होगा और चेयरमैन जो कि गैर जानिबदार चेयरमैन होता है, कस्टोडियन ऑफ हाउस होता है, उसके आपने कितनी दफा सुना है कि लेजिस्लेशन पास हुई है चेयरमैन के कास्टिंग वोट से। तो उस पे पास होके इस तरह मैं समझता हूँ भंगड़े डालने की जरूरत नहीं। वक्त इनका करीब आ रहा है, इंशाअल्लाह अज़ीज़ इन्हें हज़ीमत नहीं। सेनेट में देखें ना आज़म नज़ीर तारड़ साहब, आपके पास अक्सरियत है और चेयरमैन सेनेट का इस्तेहक़ाक़ है वो वोट किसके पलड़े में डालते हैं और उन्होंने हुकूमती पलड़े में अपना वोट डालकर फैसला साबित किया इसको। आपको अगर नंबर का अंदाजा है तो मेरे ख्याल में ज्यादा आपको बेहतर पता होता है हमारी तरह। 51-49 है एग्जैक्ट जो काउंट है हुकूमत और अपोजिशन का, 51 और 49 का। अब वो अगर कोविड ज़दा मेंबर भी ले आएंगे और उनको डबल मास्क पहना के और साथ में वो प्लास्टिक शील्डें डाल के तैमूर साहिबा व्हीलचेयर के ऊपर आई, SOPs की धज्जियां हुकूमत ही उड़ाएगी, तो हम भी स्ट्रेचर पे डाल लाते कासम रोंजो साहब और मुशाहिद हुसैन साहब। तो ये खैर मुनासिब बात है। इस हद तक नहीं जाना चाहिए हुकूमत को कि वो बीमार लोगों को SOPs को वायलेट करते हुए हाउस में बिठाना शुरू कर दे। इस तरह तो सारों की जान को खतरे होते हैं। मैं तो हैरान हूं कि ये जुर्रत की कैसे उन्होंने। अल्लाह ताला उनसे पूछे। लेकिन सेनेट में तारिक साहब वैसे ही 2 वोटों का फर्क है, 51 और 49 है गवर्नमेंट और अपोजिशन के 2 वोट जायद हैं। लेकिन उस पर इस तरह से पेंट करनी पिक्चर के, या सिर्फ पता नहीं कौन सी तबाही 2/3 थी अपोजिशन के पास। नहीं चलिए तारिक साहब देखिए, दो वोट है लेकिन 2 जायद वोट है अपोजिशन के पास। नेशनल असेंबली के अंदर तो ये भी नहीं है और वहां पर अगर आप अदम एतमाद की तहरीक लाते हैं तो वहां पर तो फिर ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि कोई भी मूव जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की सूरत में होगी वो कामयाब हो पाएगी। देखिए, ये तो पार्टी के कायदीन के मामलात हैं कि वो किस स्टेज के ऊपर ये कंसिडर करते हैं। हुकूमत को भी आज छोड़े ना, आज उनके 4-5 एलाइज उनके जो हैं वो गैर हाजिर थे और ये उनके लिए भी लम्हा ज़िक्रिया है। हमारा तो जेन्युइन रीजन थी, नुज़रत सादक साहिबा जो हैं वो अब कोई इलाज मुआलजे के सिलसिले में कनाडा में हैं और वो छुट्टी लेके गई हुई हैं पार्टी की आदत से भी और सेनेट सेक्रेटेरिएट से भी। हमारे 3 मेंबरान जो हैं वो कोविड से का शिकार थे और उन्हें हम हॉस्पिटल से या घरों से क्वारंटीना से उठा के नहीं ला सकते, जो कि हुकूमत ने किया। और जो पहले बात मैंने की, पार्लियामेंट्री नॉर्म्स होते हैं, ये 2 दिन पहले एजेंडा दिया जाता है। सेनेट सेशन मंगल को एडजर्न हुआ। सर साहब एक इंप्रेशन जरूर बना है कि ऑपोजिशन भी बिलाखिर यही चाहती थी कि जो स्टेट बैंक तरमीमी बिल है वो मंजूर हो जाए। बिल्कुल भी नहीं थी चाहती जी, बिल्कुल नहीं थी चाहती। अपोजिशन ने आज अपना बड़ा प्रॉपर रोल प्ले किया है। उन्होंने आखिरी वक्त तक वो लड़े हैं और हमारे बंदे पूरे थे वहां पे जिस कदर हो सकते थे। हाँ, लीडर ऑफ अपोजिशन के बारे आपने पूछा, उस पर मैं इसलिए नहीं कोई कमेंट करना चाहता कि वो मेरी अपनी जात से मुंसलिक है।
और उसके बारे कंट्रोवर्सी भी आई थी, वो बेहतर है कि उसका जवाब वो दे। बाकी पार्टी नंबर्स जो थे वो ठीक थे आज। और इस तरह अगर चेयरमैन साहब अपना वोट, कास्टिंग वोट डाल के कराए किसी बिल को मंजूर और फिर उस पर भंगड़े डाले जाए, मेरी तो समझ से सर लास्टली लेट्स बी वेरी फेयर सर। जैसे शाहिद खान अब्बासी साहब ने कहा कि पीपल्स पार्टी का अपना रास्ता है, हमारा अपना रास्ता है पीटीएम का, तो एज फार एज एनी इन हाउस चेंज इज कंसर्न तो पीपल्स पार्टी का साथ तो आपको चाहिए होगा। आज यूसुफ रजा गिलानी साहब सेनेट में नहीं थे, वहां पीपल्स पार्टी के साथ क्या कोई ऐसी मूव बन सकती है कि ऐवान के अंदर से तब्दीली लाई जा सके? सियासत में क्या मुमकिन नहीं है जी, सियासत में सब मुमकिन होता है। और रही बात इन हाउस तब्दीली की, तो ये नारा तो हमेशा पीपल्स पार्टी की कैंप से आया है ना। वो जब लीड करेंगे, आगे आएंगे, अपने वोट पेश करेंगे, बाकी ऑपोजिशन को उस वक्त देखी जाएगी। तो क्या पीपल्स पार्टी ने इरादा बदल गया सर? नहीं, मैं तो उनकी तर्जुमानी नहीं ना कर सकता। ये बेहतर है ये सवाल उन्हीं से किया जाए। लेकिन ऑपोजिशन की वर्किंग रिलेशनशिप जो फ्लोर पे है सेनेट में कम अज कम, वो बहुत बेहतर है, मुनासिब है। और अभी भी मैं आपसे कह रहा हूं ना कि उन्होंने आज 2 दफा हाउस को प्रोलॉन्ग किया और उसके बाद बमुश्किल टाई करने में कामयाब हुए। तो ये कोई इतनी लैंडस्लाइड कामयाबी नहीं है जिसमें वो भंगड़े डाल रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं। बहुत शुक्रिया। सेनेटर आजम नज़ीर तारड़ साहब हमारे साथ मौजूद थे। बारकैफ लम्हा फिक्रिया तो है ऑपोजिशन के लिए कि ऐवान में कोई भी तब्दीली लाना कम से कम इस रवैये के साथ तो मुमकिन दिखाई नहीं देता है। ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, जमात इस्लामी ने अपना 29 रोज़ का धरना बिलाखिर ख़त्म किया है। जमात इस्लामी से मुज़ाकरात में क्या बातें तय हुई हैं बात करेंगे। हाफिज़ नईमुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद होंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। इस वक्त अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद है। बिला ताखीर हाफिज़ नईमुर रहमान साहब की तरफ चलते हैं और जानते हैं कि जमात इस्लामी ने धरना किन शराइत पर ख़त्म किया है। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ नईमुर रहमान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। तकरीबन 29 रोज़ आपने कराची में धरना दिया, धरना बिलाखिर अपने इख्तिताम को पहुंचा। जमात इस्लामी ने इन 29 रोज़ में क्या अचीव किया है हाफिज़ नईमुर रहमान साहब? जमात इस्लामी ने, अगर आप उस मुआहदे की रूह से देखेंगे कि जो कल फाइनल हुआ है और जिसका ऐलान नासिर हुसैन शाह साहब ने सिंध हुकूमत की तरफ से किया है, तो हमने 2021 के जो एक्ट है उसको तकरीबन इसके जितने भी अहम तीन चीज़ें थीं कि जिस पे उन्होंने तालीमी इदारे और डिस्पेंसरियाँ और हॉस्पिटल्स लिए थे, सिंध हुकूमत के तहत लिए थे, वो सब वापस करवा लिए हैं। तो ये तो बहुत बड़ी कामयाबी है कि 2021 का एक्ट जो है उसकी इस तरह की जितनी चीज़ थी वो सब वापस हो गई। हमने तो उस एक्ट में भी से भी बहुत सारी चीज़ें ले लीं जो MQM और पीपल्स पार्टी ने मुश्तरका तौर पर जब हुकूमत में थे तो पास हुआ था, और ये लोग फिर हुकूमत में भी काफ़ी अरसे रहे थे और ये कुछ भी हासिल नहीं कर सके पिछले 12-13 अपना उसके बाद से लेकर अब तक। लेकिन ये यकीन दहानी आपको कैसे है, यकीन दहानी आपको कैसे है कि बलदियाती एक्ट 2021 में ये तरामीम बिलाखिर उसका हिस्सा बन जाएंगी? क्योंकि अब ये तो एक्ट है जो पार्लियामान से मंजूर हो चुका है, सिंध असेंबली ने इसको मंजूर किया है और अल्टीमेटली इसके दिस रिक्वायर्स सर्टेन अमेंडमेंट्स इन द पार्लियामेंट एज वेल। तो ये यकीन दहानी आपको है कि क्या ये जो गुफ्तगू शनीद आपके साथ हुई है सिंध हुकूमत की, इसको बिलाखिर बाय तकमील तक पहुंचाया जाएगा, इसको अकोमोडेट करेंगे? उस मुआहदे का हिस्सा है जिसको पढ़ के सुनाया नासिर हुसैन शाह साहब ने कल मीडिया के सामने, उसका हिस्सा है कि तरमीम जमा कराई जाएगी और इस तरमीम को हज़फ कर लिया जाएगा जो 2021 के तालीम और सेहत से मुताल्लिक़ है। और जिन चीज़ों के लिए रूल्स और नोटिफिकेशन की ज़रूरत है वो 1 से 2 हफ्तों में बना ली। मैं ये सवाल आपसे इसलिए कर रहा हूँ ना सर, और क्या करूँ मैं इसलिए कर रहा हूँ ना कि सिंध असेंबली, मतलब मेंबरान सिंध असेंबली जब हम पूछते थे खासतौर पर पीपल्स पार्टी से, तो वो ये कहते हैं कि जमात इस्लामी का एक मेंबर है सिंध असेंबली के अंदर, अकलियत की बुनियाद पर फैसले कैसे हो सकते हैं? तो रातों रात आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो जो ये कहते थे कि एक मेंबर है और अकलियत की बुनियाद पर हमने तो अक्सरियत से ये फैसला किया है, तो क्या हुआ कि जमात इस्लामी ने वो तमाम शराइत मंजूर करा ली? देखिए, जमात इस्लामी एहतजाज कर रही थी, मुज़ाहमत कर रही थी, धरना दिया हुआ था दिन की रोशनी में भी और रात में बल्बों की रोशनी में भी, और बिल्कुल वाज़े था। हमने शारा फैसल के ऊपर हिस्टोरिकल रैली की, उसके 2 दिन के बाद हमने ख़वातीन में पाकिस्तान की 74 साल तारीख़ का सबसे बड़ा एहतजाज किया ख़वातीन का। मैं बिल्कुल चैलेंज करता हूँ
उसके बाद हमने जलसा-ए-आम किया। आज के दिन हमें जो है वो 5 शाहराहों पे बैठ जाना था। जमात इस्लामी एक सीरियस पार्टी है और इस शहर में उसका एक स्टेक है, हमने इसकी खिदमत की है, तो पीपल्स पार्टी भी समझती है जमात इस्लामी को। वो टाल रहे थे, वो आगे बढ़ा रहे थे और 2-3 दिन पहले हमारे तमाम मामला तय भी पा गए थे, फिर उसमें थोड़ा सा डिले हो रहा था। तो कहने का मकसद ये है कि हम जानते हैं हमारी जितनी वर्किंग तो किसी पार्टी ने करके ही नहीं दी उनको, कि एक एक चीज़ पर हमने नज़र रखी हुई थी कि मालियाती इख्तियारात क्या हैं, सियासी इख्तियारात क्या हैं, इंतज़ामी इख्तियारात क्या हैं। तो हमने तो 2013 में से भी बहुत कुछ हासिल कर लिया। तो जमात इस्लामी ने अपनी स्ट्रगल के ज़रिए से उनको कायल किया है, मजबूर किया है और उन्होंने आकर पूरी दुनिया के सामने, कैमरों के सामने उस मुआहदे को पढ़ा है। यानी ये तासुर गलत है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची अली जैदी साहब का वो स्टेटमेंट है कि सिंध हुकूमत ने जमात इस्लामी को बेवकूफ़ बना दिया। ये इंप्रेशन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ले रही है एटलीस्ट कराची वाइड, वो गलत है, आप ये कह रहे हैं? मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चीज़ों को सीरियस लेता नहीं हूँ, इसलिए कि वो तो ड्रोन से ही सफाई कर देते हैं नालों की, इसलिए कि वो तो एक का मसला अभी चल रहा था और 27 फरवरी को घोटकी से कराची मार्च करेंगे, वो तो तारीख भूल गए थे, वरना 30 फरवरी की डेट देते थे ताकि कभी आती नहीं। तो अली जैदी साहब की बात, वो हमारे दोस्त हैं, उनकी बातें ऐसी होती हैं, वो भी एक शेख रशीद की तरह के थोड़ी सी मखौलियाँ करने की कोशिश करते हैं। मैं उनकी बातों का बुरा नहीं मनाता और PTI वालों का कराची से जितना लेना देना है वो भी मैं जानता हूँ। उनसे 4 बातें पूछ लें इस एक्ट की और उसकी तफसीलात की, इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा कराची से उनका ताल्लुक़ है क्या। इसलिए मैं उनकी बातों का बुरा नहीं मनाता, वो हमारे दोस्त हैं, दोस्त रहेंगे। तहरीक हमारी जारी है, आज मैं लाएमल का ऐलान करूँगा, चूँकि सिर्फ ये वाला मसला नहीं है, ये मसले तो हमारे बहुत बेतहाशा हैं। 35 साल का जो है ना बैकलॉग है, तबाह करके रख दिया इन पार्टियों ने कराची को, जो इत्तेहादों में रहे हैं और जो विफाक में भी शामिल। अब देखें ना अली जैदी साहब, पहले इसका तो जवाब दें कि मरदमशुमारी में हमारी गिनती आधी क्यों की इन्होंने? हमने क्या जुर्म किया है कि PTI और MQM ने नोटिफाई कर दिया जाली मरदमशुमारी को? क्या जुर्म किया है कोटा सिस्टम में गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए इजाफा कर दिया? कराची वालों ने क्या जुर्म किया है कि आपको भारी मैंडेट दिया और आप के इलेक्ट्रिक माफिया को गैस देते हैं, चूल्हों में और सनतों को गैस नहीं देते? हमने क्या जुर्म किया है कि आप 1% कोटा पानी का कराची के लिए नहीं बढ़ा सकते? हमने क्या जुर्म किया है कि आपने 650 मिलियन गैलन पानी को 260 मिलियन गैलन कर दिया? ये काम पीपल्स पार्टी ने नहीं, MQM ने और PTI ने किए सारे काम। तो अभी तो हमें गवर्नर हाउस की तरफ भी रुख करना है, उनसे भी अपने हक लेने हैं। नहीं हो पाएंगे, यानी वो एहतजाज जिसका रुख सिंध असेंबली की तरफ था, अब आप ये कह रहे हैं कि जमात इस्लामी के एहतजाज का रुख अब गवर्नर हाउस की तरफ होगा या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब या वफाकी हुकूमत की तरफ होगा? एज फार एज जहां से हमारा हक खाया जाएगा, 3.5 करोड़ लोगों का, हमारी माओ बहनों का, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल पर जहां जहां डाका मारा जाएगा, चाहे सिंध असेंबली हो, CM हाउस हो या गवर्नर हाउस हो या प्राइम मिनिस्टर हाउस, वहां जाएंगे इंशाअल्लाह ताला और अपना हक छीनेंगे। अच्छा नईमुर रहमान साहब, ऐसा तो नहीं 28-29 रोज से आप तो बैठे हुए थे लेकिन पीपल्स पार्टी इसको बॉदर नहीं कर रही थी? एकदम हुआ कि MQM एक रैली की सूरत में आई, धरना दिया CM ऑफिस के बाहर और उसके बाद जो एक बदअमनी की फजा बनी, उसने प्रेशर तो क्रिएट किया और फिर वो माइलेज भी ले गई। क्या इसमें तो इस प्रेशर में आके तो पीपल्स पार्टी ने आपके साथ ये मुआहदा नहीं किया? नहीं, ये तो रैली खुद एक सवालिया निशान है कि ये हुई क्यों और किसके कहने पे ये सारा काम हुआ। इसलिए कि मुआहदा तो हमारा तय पा गया था और कुछ लोगों ने इसको लीक भी कर दिया था, मीडिया में चल भी गया था। जब मीडिया में ये चल गया तो फिर राइट का इंडिकेटर देकर लेफ्ट पे गाड़ी क्यों मोड़ी गई, किसके कहने पे मोड़ी गई, और फिर जब लाठी चार्ज हुआ तो क़यादत क्यों चली गई। फिर उसके बाद एक ऐसा आदमी कि जिसका इंतकाल वहाँ नहीं हुआ था, उसको कहा गया कि इसको तशद्दुद से, तो मैं इसमें नहीं जाना चाहता। मैं तो उस पर मजम्मत की हमने ऑफिशियली। आप ये कह रहे हैं कि MQM की इस रैली, इस धरने से पहले ही आपका मुआहदा तय पा चुका था पीपल्स पार्टी हुकूमत से, आप ये कह रहे हैं? जी हाँ, तय पा चुका था, उसकी एग्जीक्यूशन में वक्त लग रहा था, जिसके लिए हम फिर कह रहे थे कि अगर आप डिले करना चाहेंगे तो हम फिर एहतजाज का दायरा वसी करेंगे और हमने अपने शाहराहों के ऊपर धरने तय कर लिए थे। तो पीपल्स पार्टी जाहिर है कि जमात इस्लामी एक सीरियस पार्टी है। हमने तो ये नहीं कहा कि हम जो है वो कहेंगे कि हम हसन स्क्वायर पे बैठेंगे और चले जाएंगे हम शाहर फैसल पर। हम जो कहते हैं फिर उसी जगह पे जाते भी हैं। तो हम किसी के कहने पर, किसी एक टेलीफोन कॉल पे अपना रुख तब्दील भी नहीं करते, अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी हैरत की बात है वैसे कि पीपल्स पार्टी जो जमात इस्लामी को सीरियस नहीं ले रही थी, समझती है। हमने उनके मुताबिक लोगों से बात की, बिल्कुल सीरियस नहीं ले रहे थे। वो कह रहे थे इनका एक मेंबर है, जमात इस्लामी का एहतजाज तो किसी खाते में नहीं है। और अचानक से, जैसे आप बता रहे हैं, ये चंबे की बात है कि इससे पहले आपका मुआहदा तय पा गया था जब MQM की रैली निकली थी। नहीं जी, मुआहदा तय पा चुका था, लिखत में आ चुका था, सब चीज़ें तय हो गई थी और उसकी एग्जीक्यूशन बाकी थी। उसमें कुछ डिले हो रहा था, उनके अपने कुछ लोग एतराज़ कर रहे थे जिनको ऑन बोर्ड वो ले रहे थे। तो बस उसमें जितना वक्त लग रहा था वो इंटरनल मसला उनका। हम फेस वैल्यू पे जाते हैं,
हमसे उनकी बात मुकम्मल हो चुकी थी और उसके बाद जिसको अनाउंस होना था, फिर न जाने क्यों ये सब कुछ हुआ है। सवाल तो वहाँ बनता है, हमसे नहीं बनता। अच्छा, लास्टली नईमुर रहमान साहब ये बता दीजिएगा कि जो मेयर के इख्तियारात की बात हो रही थी, वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो या वाटर बोर्ड हो, अब वो जो डेप्यूटी चेयरमैन या एडिशनल चार्ज था, अब मेयर कुली तौर पर उसके पास माली और इंतजामी इख्तियारात आ जाएंगे इसके बाद, और आप सेटिस्फाइड होंगे इससे? जी हाँ, चेयरमैन होगा वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का चेयरमैन बाकायदा, ठीक है। और इसके अलावा जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है उसका जो कराची रीजन है, ज़ाहिर है सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी है और उसके तमाम रीजनल हैं, तो कराची का जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट होगा उसका चेयरमैन मेयर होगा मुआहदे के। बहुत शुक्रिया अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद है। वो कह रहे थे कि मुआहदा हमारा तय पा चुका था और उसके बाद MKM की रैली और धरना हुआ। अभी एक ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, मुल्क में दहशत गर्दी की ताज़ा लहर, बलोचिस्तान में जो कुछ हो रहा है, जिम्मेदार कौन है, इसके पीछे कौन है, बात करेंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक। बलोचिस्तान में एक बार फिर दहशत गर्दी के वाकयात में इजाफा हो रहा है। 25 और 26 जनवरी की दरमियानी शब बलोचिस्तान के इलाके केच में सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्ट पर फायरिंग के नतीजे में पाक फौज के 10 जवानों ने जामे शहादत नोश किया है। ये एक माह में होने वाला दूसरा बड़ा हमला था। इससे कबल चौबो जिला केच में सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्ट पर होने वाले दहशतगर्दों के हमले में 2 फौजी एहलकार शहीद हो गए थे। इसी तरह 14 दिसंबर को पाक ईरान सरहद के करीब कायम चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों के हमले में एक सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुआ था। 25 नवंबर को भी बलूचिस्तान के इलाके सिब्बी में एक हमले में 2 सिक्योरिटी एहलकार जामे शहादत नोश कर गए थे, जबकि मकरान में बारूदी सुरंग के धमाके से एक सिक्योरिटी एहलकार ने जामे शहादत नोश किया। 13 नवंबर को बलूचिस्तान के इलाके हुशाब में इंटेलिजेंस से इत्तला मिलने पर होने वाले ऑपरेशन के दौरान फायरिंग के तबादले में 2 फौजी शहीद हुए थे। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद दहशतगर्दी बढ़ने के खदशात का इजहार किया था। बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना था कि आइंदा 2 माह में दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफे का खदशा है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्द दोबारा सरगर्म हुए हैं। सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी के बाद TTP से मुज़ाकरात का दरवाज़ा तकरीबन बंद हो चुका है। इस हवाले से पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला गुज़श्ता रोज़ बरतानवी नशरियाती इदारे से बात करते हुए क्या कह रहे हैं, उनको पता है कि आइंदा आने वाले 2 माह में दहशतगर्दी के वाक़यात हो सकते हैं। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र मोहित यूसुफ साहब ने पार्लियामान की स्टैंडिंग कमेटी के अंदर बात करते हुए ये कहा था कि अफगानिस्तान की सरजमीन अभी भी पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। वो के बाद में उन्होंने ट्वीट के जरिए से इस खबर की तरदीद की कि ऐसा नहीं हुआ था। इसी तरह से सेनेटर सरफराज बुख्ती साहब ने आज जो सुई के मकाम पर ब्लास्ट हुआ है, जिसके नतीजे में 4 अफराद जान की बाजी हार गए हैं, 10 अफराद बुरी तरह जख्मी हैं, उस ब्लास्ट के बाद सेनेटर सरफराज बुख्ती साहब ने एक ट्वीट करते हुए कहा कि मेरे अपने कज़न इसमें जहाने फानी से पूछ कर गए हैं और ये रिट ऑफ द गवर्नमेंट के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या वाकई रिट ऑफ द गवर्नमेंट नाकाम हुई है? मुल्क का वज़ीर दाखिला ये कह रहा हो कि आइंदा 2 माह बड़े क्रूशल और उसके बाद दहशतगर्दी के वाक़यात और उसको हुकूमत कंट्रोल करने में नाकाम हो जाए, सवाल तो उठता है। प्रोग्राम के वक्त अपने खिताब को पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले हफ्ते। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।